हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट में आ सकता है, जिसका कि एग्जाम आप लोगों को कल है, यानी कि 9 सितंबर को आप लोग का वीकली टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हिंदी में तो मिलेगा ही, साथ में इंग्लिश में भी मिलेगा। तो जिनका हिंदी है उनका हिंदी में हो जाएगा, और जिनका इंग्लिश है उनका इंग्लिश में हो जाएगा। दोनों मीडियम में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कौन सा चैप्टर है? ये आप लोग का चैप्टर नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज 0.4 atm if the volume of container is doubled it vapor pressure at 300 Kelvin will be। तो क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 300 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर, मतलब कि वेपर प्रेशर दिया गया है 300 केल्विन पर क्लोज कंटेनर में, जो कि है 0.4 atm। और इसका जब डबल कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और ताप उतना ही है, यानी कि अभी भी टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन ही है। तो अब यहाँ पर बताना है कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। और हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, देख सकते हैं कि एक बंद कंटेनर में 300 केल्विन पर पानी का वाष्प दबाव 0.4 atm है। यदि कंटेनर का आयतन दोगुना कर दिया जाए तो इसका वाष्प दबाव 300 केल्विन पर क्या होगा। हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, कंटेनर का आयतन दोगुना कर दिए, तो अभी भी टेम्परेचर वही है 300 केल्विन पर। बताना है कि इसका क्या वाष्प दबाव कितना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.4 atm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये 0.4 atm ही क्यों आया। तो देख सकते हैं क्या दिया गया है कि वाष्प दबाव समान होगा, क्योंकि यह मात्रा पर निर्भर करता है। यह मात्रा पर निर्भर नहीं करता, यह केवल तापमान पर निर्भर करता है। वाष्प दबाव जो है ये सेम ही रह गया, या फिर सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये जो है वाष्प दबाव, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, क्वांटिटी पर निर्भर करता है, सिर्फ ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि टेम्परेचर सेम ही था, 300 केल्विन दोनों में ही टेम्परेचर था जब आयतन डबल किया गया था, और आयतन जब नॉर्मल था, इसलिए यहाँ पर वाष्प दबाव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंग्लिश में भी दिया गया है, देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर विल बी द सेम बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, इट डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.4 atm। नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। देख सकते हैं सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द स्टेट ऑफ मैटर डेट शोज द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया क्वेश्चन, हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में क्या दिया गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जो व्यवहार की एकरूपता दर्शाती है। यहाँ पर बताना है ठोस, तरल, तरल, गैस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्पष्टीकरण क्या है कि गैस ही क्यों हुआ। तो देख सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से गैसीय अवस्था सबसे सरल है और व्यवहार में सबसे बड़ी एकरूपता दिखाती है। गैस अपनी रासायनिक प्रकृति के बावजूद लगभग समान व्यवहार दिखाती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि गैस न तो आयतन और न ही आकार बनाए रखती है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, ये उसे पूरे तरह भर देते हैं। तो ये हो गया इसका स्पष्टीकरण। जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं, गैस, द्रव और ठोस। तो जो यहाँ पर गैस है, गैस ये अवस्था सबसे सरल और व्यवहार में सबसे बड़ी एकरूपता दिखाती है, यही कारण है। और सारा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इंग्लिश में भी दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन
कि ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर द गैसियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट एंड शोज ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिलिटी इन बिहेवियर. Gas show almost similar behavior irrespective of their chemical nature. This state is characterized by gases maintain neither the volume nor the shape. They completely fill the container in which they are placed. तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन. तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि अ गैस डिवाइड्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट मॉलिक्यूल्स. तो ये हो गया इंग्लिश में, और यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं, और यहाँ पर हिंदी में मैं आप लोग को दिखाता हूँ. हिंदी में क्या दिया गया है कि एक गैस उच्च दबाव पर आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है क्योंकि इसके अणु, अब कोई गैस है और उच्च दबाव मतलब कि दाब उच्च हो गया तो वो आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है. तो इसके अणु का व्यवहार क्या होगा, इसका अणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर बताना है. तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे को आकर्षित करें, मतलब कि जो इसके अणु है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक प्रकार से. और स्पष्टीकरण देख लीजिए कि उच्च दबाव पर आयतन काफ़ी कम हो जाता है. जब हम लोग दाब ज़्यादा लगाएंगे, दाब बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, आयतन जब जाएगा. ठीक है, आयतन काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए आकर्षक बल बड़े हो जाते हैं और अणु एक साथ भिड़ जाते हैं. इस प्रकार दबाव सुधार आवश्यक है और गैस आदर्श व्यवहार से अधिक विचलित होती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा. इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया, क्या दिया गया देख लीजिए, अट्रैक्ट वन अनदर. तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हो गया. एक्सप्लेनेशन दिया गया है. एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड appreciably, so the attractive force become large and the molecules are covered together. Thus pressure correction is necessary and the gas divides more the ideal behavior. तो ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन. तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन. जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, कैपिटल आर होता है, ये किसका इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है. यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए आप लोग. अब मैं यहाँ पर हिंदी में भी दिखाता हूँ क्या दिया गया है. सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कैपिटल आर का मान निर्भर करता है, इनमें से किस पर निर्भर करता है बताना है. तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं और किस प्रकार से निर्भर करता है ये भी देखेंगे. तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आयतन, तापमान और दबाव की इकाइयाँ. तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी. इन पर निर्भर करती है, मतलब कि इनकी इकाइयों पर निर्भर करती है कैपिटल आर का मान. अब ये कैसे निर्भर करती है देख लीजिए. सार्वभौमिक गैस स्थिरांक या फिर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक जो आर है, आर का मान दबाव, आयतन और तापमान के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयों पर निर्भर करता है, इसलिए यह माप की इकाइयों पर निर्भर करता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा. इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए, दिखाता हूँ आप लोगों को इंग्लिश में. हाँ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर. और एक्सप्लेनेशन है कि द वॉल्यूम ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देयरफॉर इट्स डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट. नेक्स्ट देखते हैं आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन. तो देख लीजिए 5 नंबर वाला है केविन वेंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लॉ, द कांस्टेंट बी इज अ मेजर ऑफ. जो वेंडर वाल इक्वेशन है इसमें स्टेट ऑफ गैस लॉ द कांस्टेंट बी इज मेजर ऑफ. तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है. हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में क्या दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस कानूनों की स्थिति के, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हिंदी में देख लीजिएगा कि वैन डर वाल समीकरण में स्थिरांक बी का एक माप है. तो स्थिरांक बी का एक माप बताना है यहाँ पर जो वैन डर वाल समीकरण होता है. तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं. तो अब देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है कि अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, जो वहाँ पर बी है, बी वैन डर वाल इक्वेशन में जो बी था उसका क्या मतलब होता है, अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन. हिंदी में देख लीजिए, सॉरी एक्सप्लेनेशन कि
वंडर वॉल समीकरण में स्थिरांक ए और बी क्रमशः आंतरिक अंतर आणविक आकर्षण और बहिर्कृत मात्रा के परिणाम का प्रतिघनित करते हैं और एक विशेष गैस के लिए विशिष्ट होते हैं। स्थिरांक बी अणुओं द्वारा व्याप्त आयतन का माप है। और इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ क्या दिया गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, और दिया गया कि इन वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular attraction and exclude volume respectively and are specific to a particular gas. The constant B is a measure of the volume occupied by the molecules, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। और हिंदी पे सॉरी हिंदी में कहीं पर मिस्टेक होता है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डिफाइंड डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर आप लोग को दिया गया है ऑप्शन, और हिंदी में भी देख सकते हैं कि पदार्थ की वे अवस्थाएं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं बल्कि निश्चित आयतन होता है। मतलब कि पदार्थ के यहाँ पर हमको क्या बताना है, अवस्था बताना है जिसका कि निश्चित आकार तो नहीं होगा लेकिन निश्चित आयतन जरूर होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरल। तरल का मतलब है यहाँ पर द्रव्य और सॉरी द्रव। तो अब स्पष्टीकरण है कि ठोस के कण एक दूसरे से सटी हुई स्थिति में होते हैं और केवल अपनी जगह पर ही कंपन कर सकते हैं। द्रव और गैस के कण गति करने के लिए स्वतंत्र है। तरल पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, जबकि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। कहने का मतलब है जो द्रव है, द्रव जैसे पानी के एग्जाम्पल ले लीजिए। पानी अगर 1 लीटर लिए हैं, पानी अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम लोग उसको बाल्टी में रखें या फिर ग्लास में रखें या फिर किसी और कंटेनर में रखें तो 1 लीटर ही रहेगा। तो सिर्फ उसका आकार ही चेंज होगा, शेप ही चेंज होगा, उसका जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, वो 1 लीटर ही रहेगा चाहे हम लोग उसको कहीं पर भी रख दें। और इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पर लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी हो गया लिक्विड। और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड इन पोजीशन एंड कैन ओनली वाइब्रेट इन प्लेस। The particle of a liquid and gas are free to move. A liquid has a defined volume but not defined shape, whereas a gas has neither a definite volume or not definite shape. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, 1 लीटर अगर हमारे पास कुछ लिक्विड है तो उसको हम लोग कहीं भी रख दे, किसी कंटेनर में रख दे, शेप तो उस कंटेनर का ले लेगा जिस कंटेनर में हम लोग को रखेंगे, लेकिन वॉल्यूम वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि द राइज ऑफ फॉल ऑफ अ लिक्विड विद इन अ ट्यूब ऑफ ए स्मॉल बोर इज कॉल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक बार आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि छोटे बोरे की ट्यूब के भीतर किसी तरल पदार्थ का ऊपर उठना या गिरना कहलाता है। तो तरल पदार्थ ऊपर उठ रहा है या फिर गिर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केशिका क्रिया। एक्सप्लेनेशन है कि एक छोटे से मार्ग में किसी तरल पदार्थ की केशिकता वृद्धि या अवनमन, जैसे कि छोटे क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र की एक ट्यूब जैसे तैलीय के तंतुओं के बीच की जगह या छिद्रपूर्ण सामग्री में खुले स्थान केशिकात्व ऊर्ध्वाधर दिशा तक सीमित नहीं है। पानी तैलीय के रेशों में खींचा जाता है चाहे तैलीय किसी भी दिशा में हो। तो ये हो गया आप लोग का हिंदी में, और साथ में मैं आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। देख लीजिए, कैपिलरी एक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन कि कैपिलरी राइज और डिप्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन स्मॉल पासेस सच अ ट्यूब ऑफ ए स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइक द spaces between the fibers of a towel or the opening in a porous
material. Capillary is not limited to the vertical direction. Water is down into the fiber of a towel, no matter how the towel is oriented. तो ये हो जाएगा आप लोग का इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए कि फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू। जो फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर होता है इसका स्फेरिकल शेप किस वजह से होता है, यहाँ पर बताना है। हिंदी में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है। इसका कारण, जब हम लोग देखते हैं जनरली बारिश होता है तो जो बूंदे होती है एक्चुअली स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि गोला होता है। तो ये किसकी वजह से होता है यहाँ पर बताना है। तो चलिए फिर इसका देखते हैं हम लोग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सतह तनाव। सतह तनाव, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, सतह तनाव। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए सतह तनाव कि तरल अणुओं के बीच सहसंजक बल सतह तनाव के लिए जिम्मेदार होता है। सहसंजक बल आप लोगों ने पढ़ा होगा। सतह पर पानी के अणुओं के चारों ओर समान अणु नहीं होते, इसलिए पानी की बूंद, आगे देख सकते हैं, पानी की बूंद एकजुट बलों के कारण गोलाकार आकार में खींची जाती है, इसलिए पानी की बूंद हमेशा गोलाकार होती है। तो ये हो गया आप लोग का हिंदी में। साथ ही मैं दिखाता हूँ आप लोग को इंग्लिश में। तो देख लीजिए राइट आंसर तो हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन दिया गया कि द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन। द मॉलिक्यूल ऑफ water on the surface don't have like molecules around it, so the water depends to be pulled into shape of spherical due to cohesive forces. That's why the drop of water is always spherical। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। साथ ही आप लोग को मैंने एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। नेक्स्ट अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। जो ये स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट किसको रेफर करता है, ये किसका स्टेटमेंट है। हिंदी में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि वह गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कथन संदर्भित करता है, मतलब कि यह कथन किसका है, या फिर यह कथन किस लॉ को यहाँ पर डिनोट करता है। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम लॉ। यहाँ पर आ जाएगा नियम। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राहम नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ग्राहम का नियम कहता है कि किसी गैस के प्रसार या व्यवहार की दर उसके आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तापमान और दबाव की समान स्थितियों में और यहाँ पर होगा दाब द्रव्यमान घनत्व के समानुपाती होता है। और इंग्लिश में मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है ग्राहम्स लॉ कि ग्राहम्स लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और ऑफ effusion of a gas in inversely proportional to the square root of its molecules weight in the same conditions of temperature and pressure. The molecular mass is proportional to the mass density। तो यहाँ पर हो गया आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करते हैं आप 10th नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं कि द लॉ विच स्टेट्स दैट constant temperature the volume of a given mass of gas in inversely proportional is pressure is known as। तो ये जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया ये इसको हम लोग किस लॉ के नाम से जानते हैं। और हिंदी में देख लीजिए क्या दिया गया है कि वह नियम जो बताता है कि इसी तापमान पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बॉयल्स का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉयल्स लॉ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देख लीजिए बॉयल्स का नियम क्या है कि जब बॉयल के नियम के अनुसार टी और एन स्थिर होते हैं तब पी वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर यह हो गया पी यहाँ पर हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी, और यहाँ पर हो गया पी, और पी बराबर आ जाएगा K1/V, और यहाँ पर K1 एक कांस्टेंट है जिसको कि बोलते हैं अनुपातिक स्थिरांक, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ पर इंग्लिश में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
हाँ देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि बॉल्स लॉ हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या दिया गया है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T एंड N आर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ। देख लीजिए P हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हम लोगों ने हटाया तो कांस्टेंट K1 आ गया। K1 को हम लोग चाहे तो K भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर K1 से डिनोट कर दिया है। वेयर K1 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे भी और अभी क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। साथ ही रेगुलर यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह आप लोग को प्रोवाइड क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को नेक्स्ट पार्ट आप लोग जैसे रिस्पॉन्स कीजिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग अगर रिस्पॉन्स